अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। वजीर आजम इमरान खान मुसलसल माफियाज का नाम लेते रहे हैं, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी उस माफिया पर डालते रहे हैं, मगर अब वजीर आजम इमरान खान ने ऑर्गेनाइज्ड माफिया यानी मुनज़्ज़म माफिया का नाम लिया है, जो उनकी हुकूमत के खिलाफ बकौल वजीर आजम के मनफी तासुर पैदा कर रहा है। कौन है ये मुनज़्ज़म माफिया? ऑपोजिशन, हुकूमती अरकान या हुकूमती इत्तेहादी या फिर कोई और? वजीर आजम उस माफिया का नाम तो नहीं बता रहे, मगर उसे पैगाम देने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। वजीर आजम को खतरा मुनज़्ज़म माफिया से है, मगर वो हटा और बरतरफ अपने ही वुज़रा को कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज वजीर आजम इमरान खान ने अचानक खैबर पख्तूनख्वा काबीना से 3 वुज़रा को निकालने का फैसला किया। वजीर आजम के इस फैसले ने सबको चौंका कर रख दिया, क्योंकि जिन वुज़रा को वजीर आजम ने सूबाई काबीना से निकालने का फैसला किया, उन वुज़रा की इमरान खान माजी में और माजी करीब तक में बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते रहे। तो अगर कोई माफिया पार्टी के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ मुनज़्ज़म है, तो ऐसे अफराद जो कि इमरान खान के करीबी हैं और जिनकी कारकर्दगी की वो तारीफ़ करते रहे हैं, वो तो उस माफिया से लड़ने में काम आते, उन्हीं को निकाल क्यों दिया? खैबर पख्तूनख्वा में इस्लाहात का क्रेडिट इन वुज़रा को वज़ीर आज़म देते रहे हैं, मगर वज़ीर आज़म ने उनके खिलाफ एक्शन देकर सख्त पैगाम दिया है। इसी तरह गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने पहले उस्मान बुज़दार से 1-on-1 मुलाकात की, फिर पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असेंबली से भी मुलाकात की। इस मुलाकात में भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह पैगाम दिया कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ही रहेंगे। इन मुलाकातों के हवाले से डॉन अखबार में खबर शाया हुई है, जिसके मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि एक मुनज़्ज़म माफिया मनफी तासुर फैला रहा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत दबाव में नहीं आएगी और तमाम चैलेंजेस का सामना करेगी। खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म ने पंजाब हुकूमत को हिदायत की कि मुंतखब नुमाइंदों और ब्यूरोक्रेसी में मौजूद सियासी दूरी को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि उस्मान बुज़दार बाइख्तियार वज़ीर आला हैं। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को उनकी टीम की हैसियत से काम करना चाहिए। और अखबार के ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने इंदिया दिया कि वो वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ साजिशें करने वालों से आगाह हैं, लेकिन इस पर मजीद कुछ नहीं कहा। ज़राए ने बताया कि वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर मौजूदा वज़ीर आला पंजाब को तब्दील किया गया तो नए वज़ीर आला 1 महीना भी नहीं रह सकेंगे। एक और ज़राए ने कहा कि कोई भी इन हाउस तब्दीली लाना तकरीबन नामुमकिन होगा, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार एक वोट की अक्सरियत से के साथ मुंतखब हुए, जब तहरीक इंसाफ के अरकान सूबाई असेंबली, इत्तेहादियों और 3 आज़ाद अरकान ने उनके हक में वोट दिया था। ज़राए ने बताया कि अब पार्टी के अरकान सूबाई असेंबली और इत्तेहादियों की सूरत हाल इतनी बेहतर नहीं जितनी पहले थी। वज़ीर आज़म जानते हैं कि कौन साजिश कर रहा है, मगर उन्होंने नाम नहीं लिया। साथ ही वज़ीर आज़म ने पैगाम दिया कि वो दबाव में नहीं आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली तब्दीली के पीछे भी यही पैगाम है। द न्यूज़ में शाया होने वाली उमर चीमा की खबर के मुताबिक आतिफ खान और दीगर 2 वुज़रा को क़यादत को बाईपास करने की वजह से हटाया गया। इन तीनों ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए ताकतवर हल्के की हिमायत हासिल करने की कोशिश की। वज़ीर आज़म ने इतवार को लाहौर में अपने करीबी अफराद से मुलाकात में आतिफ खान से अपने ताल्लुक़ का जिक्र किया और उन्होंने रिटायर्ड शख्स का जिक्र किया जिनके ताकतवर हल्कों से ताल्लुकात हैं। ज़राए के मुताबिक आतिफ खान ने उस शख्स से मुलाकात की ताकि वज़ारत आला के लिए ताकतवर हल्कों की हिमायत हासिल कर सकें। इस हवाले से बात करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि क्या मैं किसी और की हिदायत पर वज़ीर आला को तब्दील कर दूँ? मैं ऐसा नहीं करूँगा। वज़ीर आज़म ने ये बातें इतवार की दोपहर में की। उसके 3 घंटे के बाद आतिफ खान और दीगर 2 वुज़रा को डी नोटिफाई कर दिया गया, हटा दिया गया। मीटिंग में शरीक एक शख्स ने द न्यूज़ को बताया कि इस फैसले से ना सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और वफाक में होने वाली बेचैनी का जवाब दिया, बल्कि मुतल्लिका अफराद को यह पैगाम दिया कि वो डिक्टेशन नहीं लेंगे इस मामले में। उमर चीमा की इस खबर के हवाले से आज ARY के प्रोग्राम में आतिफ खान से पूछा गया तो उन्होंने मुलाकात से इनकार नहीं किया और कहा कि मुलाकातें तो होती रहती हैं। शहराम तरक़ी ने कहा मुलाकातें तो होती रहती हैं। आतिफ खान ने कहा कि किसी से सिफारिश करा के वज़ीर आला नहीं बनना। वो वुज़रा 2 को वज़ीर आला की कारकर्दगी पर सवाल उठा रहे थे। तहरीक इंसाफ इनकी कारकर्दगी पर सवाल उठा रही है और ये दोनों वुज़रा वज़ीर आला की कारकर्दगी पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि वज़ीर आज़म इमरान खान इनकी तारीफ़ें करते रहे हैं, उन्हें कामयाबी का क्रेडिट देते रहे हैं। ये बात आतिफ खान और शहराम तरक़ी ने प्रोग्राम में कही कि 28 दिसंबर को ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि सेहत की वजारत का बुरा हाल है, शहराम तरक़ी को कहो कि ये वजारत संभाल ले। 28 दिसंबर की मुलाकात की बात की गई। फिर 5 जनवरी को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने शहराम तरक़ी को सेहत का चार्ज दिया। अगर उनकी कारकर्दगी इतनी ख़राब थी तो उन्हें 20 दिन पहले चार्ज ही क्यों दिया गया था, वो भी इतनी अहम वजारत का।
और उसके बाद उन्हें अगर हटा दिया गया है तो तहरीक इंसाफ जो बात करती है मेरिट की और कारकर्दगी की बुनियाद पर वुज़रा रखने की और वुज़रा की कारकर्दगी की, तो वो किस हद तक दुरुस्त है अगर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले 20 दिन पहले पोर्टफोलियो लेने वाले वजीर को निकाल दिया गया। बहरहाल वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह सख्त फैसला किया। इस फैसले के असरात नजर आ रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आज अरकान असेंबली को शाइए पर बुलाया, मगर इस प्रोग्राम में बरतरफ वुज़रा के साथ साथ हुकूमती रुकन मोहम्मद अली तरकई को भी नहीं बुलाया गया। इससे पहले खबरें आई थी कि आतिफ खान समेत 20 अरकान असेंबली हैं जो वज़ीर आला से खुश नहीं हैं, उन पर करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, मगर अब हुकूमत मुतमईन है कि मसला हल हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने कहा कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मसले को हल कर लिया गया है। हुकूमती वफ़द ने स्पीकर बलूचिस्तान कुद्दूस बसीर से मुलाकात की और फिर मीडिया से बात करते हुए चेयरमैन सेनेट ने कहा कि वज़ीर आला और स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली के दरमियान मामला हल हो गया है। जाम कमाल ही बलूचिस्तान के वज़ीर आला रहेंगे। क्या बहरान ख़त्म हो गया? क्या तीनों वज़राए आला महफूज हो गए? क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान बार बार माफिया का जिक्र कर रहे हैं, मुनज़्ज़म माफिया का जिक्र। हालांकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और उनके भाई नवाज शरीफ लंदन में हैं। शहबाज शरीफ की तरफ से बयानात और ट्वीट सामने ज़रूर आ रही हैं, कोई अमली इक़दाम नहीं है। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी खामोश हैं। अपोजिशन की कोई जमात सड़कों पर नहीं है। तो फिर कौन है मुनज़्ज़म माफिया जो हुकूमत को काम नहीं करने दे रही? ये सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। सुहेल बड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ाई साहब बहुत शुक्रिया। बड़ाई साहब, ये जो सारा का सारा सिनेरियो है, ये कोई एक ताकतवर शख्सियत, उससे आतिफ खान की मुलाकात, ये सब इसका पेश खैमा है या पार्टी के अंदर मामला नहीं संभल रहे थे, उसके लिए वज़ीर आज़म ने इनको बरतरफ करके पैगाम दिया? क्या हो रहा है? हमारे यहाँ आपको पता है कि पंजाब में बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में आपको अगर लीडर वक्त टाइम के लिए वक्त ना दे मुलाकात के लिए, तो हम जो दूसरे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनसे मिलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इस तरह की एक मुलाकात थी जिसमें वो अपना मौक़िफ़ सुनाना चाहते थे, सियासी हलकों तक और गैर सियासी हलकों तक अपना मौक़िफ़ पहुँचाना चाहते थे। मेरा ख्याल है कि इसको कुछ ज़्यादा ही अहमियत दे दी गई और उसमें कोई साजिश समझी गई। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई पहली मुलाकात थी ऐसी, या इस तरह की मुलाकातें आंदा नहीं होंगी। इस तरह की मुलाकातें तो हमारे यहाँ हर रोज़ होती हैं, लेकिन सबको पता है कि ख्वाजा आसिफ किससे मिलते हैं, सबको पता है कि जो पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोगों की मेल मुलाकात है। ये समाजी तल्लुकात की बुनियाद पर होता है। इसमें बहुत ज़्यादा सियासत या साजिश सूंघना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं होता। लोग अपनी सियासी जमातों के साथ भी होते हैं और समाजी तल्लुकात भी होते हैं। तो ये तो इस तरह की मेरा ख्याल है मुलाकात थी जिसको बहुत ही साजिश का रंग दिया गया, जो मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं है। और खान साहब ने ये जो इतना सख्त फ़ैसला किया, ये दरअसल फ़ैसला तमाम ताकतों को उन्होंने ये मैसेज दिया है कि वो अपनी मर्ज़ी की गेम खेलेंगे। और जो ये कहा जा रहा था कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर बदल दें, केपी का चीफ मिनिस्टर बदल दें, एक तो वो अपनी पार्टी को उन्होंने मैसेज दिया है, अपने इत्तेहादियों को मैसेज देता है और हर उस हलके को मैसेज दिया है जो उन पर दबाव डालते थे। तो एक तरह से उन्होंने ये भी मैसेज साथ ही दे दिया है कि मैं इतनी आसानी से नहीं हटाया जाऊँगा। जो हम आमतौर पर सारे लोग ये ख्याल करते हैं कि बड़ी थिन मेजॉरिटी है उनके पास और थोड़ी सी अगर हरकत हुई तो वो जो 8-10 लोग हैं वो हट गए तो खान साहब को हटाना आसान होगा। तो उन्होंने अपने सेक्शन से बताया कि नहीं भाई, वो रिएक्टिव मोड में जाएंगे, वो रद्द अमल देंगे, वो फाइट बैक करेंगे और फिर अगर कुछ हुआ तो तब वो जाएंगे, ऐसे ही आसानी से नहीं जाएंगे। तो वैसे वज़ीर आज़म के पास दो ऑप्शन थे, या तो वज़राए आला को हटाते, कारकर्दगी की जो तनकीद हो रही है, अगर उन्हें नहीं हटाना था तो पार्टी के अंदर जो मामलात नज़र आ रहे थे, जिसका दिल चाह रहा था, आकर बोल रहा था, इत्तेहादी भी तनकीद कर रहे थे, करप्शन के इल्ज़ाम सारे काम, तो उन्हें कोई ना कोई मैसेजिंग तो देनी थी। अगर वज़राए आला को हटाने का फैसला नहीं किया तो वज़ीरों को बरतरफ किया जो अगर लॉबिंग कर रहे थे, तो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। आपके ख्याल में दुरुस्त फैसला किया ये पैगाम देकर? नहीं, मेरा ख्याल है शॉर्ट टर्म तो उन्होंने बड़ा अच्छा किया, एक मैसेज दिया कुछ दिनों के लिए, तो इससे सुकून हो जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म तो ज़ाहिर है गवर्नेंस का इशू है, वो खैबर पख्तूनख्वा में भी है, पंजाब में भी है। और ख़ुद खान साहब ने ये रियलाइज़ करते हुए चीफ सेक्रेटरी और आईजी को बाइख्तियार बनाया। तो ज़ाहिर है गवर्नेंस का इशू था तो उन्हें बाइख्तियार बनाया। अब जब उन्हें बाइख्तियार बनाया है तो पॉलिटिकल ओनरशिप ख़त्म हो गई। ये तो एक फ़ाइन बैलेंस होता है बिटवीन पॉलिटिकल ओनरशिप
ओनरशिप और एफिशिएंसी ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, वो नहीं है यहाँ। अब सारी सिर्फ एफिशिएंसी है, पॉलिटिकल ओनरशिप नहीं है। पहले पॉलिटिकल ओनरशिप थी, एफिशिएंसी नहीं थी। तो ये जब तक एक फाइन बैलेंस नहीं होता, गवर्नेंस नहीं हो सकती। और मुझे ये लगता है कि ये शॉर्ट टर्म हल है, ये लॉन्ग टर्म हल नहीं। ये मामला फिर उठेगा और फिर ज़्यादा सीरियस होकर उठेगा। एज ऑफ नाउ आप समझते हैं कि वो मुक़्तदिर हल्के जो कि आमतौर पर पाकिस्तान में सियासी तब्दीलियों का बाइस बने हैं, उनसे कोई ख़तरा नहीं है वज़ीर आज़म को? उनसे फ़िलहाल उनकी बनी हुई है, अगर वो डिलीवरी पर फोकस करें? नहीं, मेरा ख्याल है कि सारी जो चीज़ें थी वो ख़राब होनी शुरू हो गई हैं। बुनियाद तो गवर्नेंस से और मईशत से शुरू हुई, लेकिन अब मुझे लगता है कि हर चीज़ में टेढ़ आ रहा है और इसके असरात जो हैं आप देखेंगे कि 1-2 महीने में निकलने शुरू हो जाएंगे। हमें पहले ही कुछ थोड़ा सा अंदाज़ा था कि जब ये गवर्नेंस ठीक नहीं होती, जब डिलीवरी नहीं आती, सब लोगों का ख्याल था कि अब टाइम आ गया कि डिलीवरी की जाए। हर रोज़ कोई नया मंसूबा आए, कोई नई पॉलिसी आए, कोई लोगों के लिए रोज़गार के मौके खुलें, कोई महंगाई का तोड़ हो, कोई इफेक्टिव चीज़ें आएँ। जब ये नहीं होगा तो फिर सवाल उठेंगे, फिर इंटरनल बिकरिंग होगी, फिर लड़ाइयाँ होंगी, फिर इत्तेहादी नाराज़ होंगे, फिर अल्टीमेटली एस्टेब्लिशमेंट नाराज़ होगी और फिर ये ताश के पत्ते जो है बिखरना शुरू हो जाते हैं। यही माजी में भी होता आया है। और अगर इन्होंने आज भी, मैं समझता हूँ, मेरी हमदर्दियाँ पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ हैं कि ये डिलीवर करे, ये लोगों को रोज़गार दे, यही सिस्टम को मजबूत कर सकती है। लेकिन जब डिलीवरी नहीं होती तो फिर पॉलिटिकल गवर्नमेंट का साथ देना मुश्किल हो जाता है सबके लिए। बहुत शुक्रिया। सुहेल वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। हमारे 21 जनवरी के प्रोग्राम पर जाकिर खान तरीन साहब ने हमें लीगल नोटिस भेजा है और वो लीगल नोटिस मीडिया पर भी जारी कर दिया। उन्होंने माफ़ी का मुतालबा किया है, वरना 1 अरब रुपए हट जाने की बात की है, क्योंकि मीडिया पर उन्होंने वो नोटिस जारी किया, मीडिया पर वो चला भी, तो आपको जवाब भी, हमारे नाजरीन का हक है कि उन्हें 21 जनवरी के प्रोग्राम का जवाब भी पता हो। जाकिर तरीन साहब के लीगल नोटिस आपके सामने रखेंगे। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन ने गुज़िश्ता रोज़ हमें एक नोटिस भेजा है, लीगल नोटिस भेजा है। जहांगीर तरीन ने हमें ये नोटिस हमारे 21 जनवरी 2020 के प्रोग्राम से मुताल्लिक भेजा है, जिसमें हमने चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफे और शुगर माफिया से मुताल्लिक तफसील से बात की थी। जहांगीर तरीन के इस नोटिस में हमें 14 दिन की डेडलाइन दी गई है और मौका अख्तियार किया गया है कि हम अपने प्रोग्राम के उस हिस्से से दस्तबरदार हो जाएँ और अपने ही प्रोग्राम में जहांगीर तरीन से माफ़ी मांगें। बसूरत दीगर वो हमारे खिलाफ 1 अरब के हतके इज्जत का मुकदमा दायर करेंगे। ये एक कानूनी नोटिस है, हम उसका जवाब अदालत में भी देंगे। लेकिन यह कानूनी नोटिस मुख्तलिफ TV चैनल्स पर नशर कराया गया, मुख्तलिफ अखबारात में शाया कराया गया। तो क्योंकि जहांगीर तरीन साहब ने ये नोटिस मीडिया पर नशर कराया, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि अपने नाजरीन को हक़ाइक़ से आगाह करें। हमने जो कुछ कहा वो महज इल्ज़ाम नहीं है, बल्कि हक़ाइक़ हैं जो दस्तावेज़ात, ख़बरों और अदालती फ़ैसलों पर मुश्तमिल हैं। प्रोग्राम के जिस हिस्से के हवाले से जहांगीर तरीन साहब हमसे माफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं, हम उस प्रोग्राम से ना दस्तबरदार होंगे, ना माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि प्रोग्राम हक़ाइक़ पर मबनी था। साथ ही जहांगीर तरीन साहब ने अपने नोटिस में दावा किया कि उनकी साख को मुतासर करने की बदनीयती यहाँ से भी ज़ाहिर होती है कि हमने प्रोग्राम नशर करने से पहले उन्हें कोई दावत नहीं दी और उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश भी नहीं की। हमने हमेशा जिस भी शख्स या इदारे के हवाले से बात की है, उनका मौक़िफ़ ज़रूर शामिल किया है, बल्कि इस प्रोग्राम में हमारी तरजीह होती है कि अवाम तक मालूमात इंटरव्यू के ज़रिए ज़्यादा पहुँचाई जाए। इन्हें हमने प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी है, उनका मौक़िफ़ पूरी तरह पेश किया है, जिसके हवाले से भी शो किया है। ये हमारी शो की रिवायत भी और सहाफ़ती इक़दार भी। जहांगीर तरीन साहब के मामले में भी हमने ऐसा ही किया। उन्होंने अपने नोटिस में दावा किया है कि हमने प्रोग्राम नशर करने से पहले उन्हें कोई दावत नहीं दी और ये अखबारात में छप गया, ये बात TV चैनल्स पर चल गई कि जहांगीर तरीन साहब ने हम पर ये इल्ज़ाम लगाया है। हम जहांगीर तरीन साहब को मुतअद्दिद दफ़ा अपने प्रोग्राम में आने की दावत दे चुके हैं, सवालनामा भिजवा चुके हैं, अपना मौक़िफ़ देने की दावत दे चुके हैं, उनके असिस्टेंट और स्टाफ मेंबरान को पैगाम भी भिजवा चुके हैं। पहली दफ़ा हमने 28 अक्टूबर 2019 को जहांगीर तरीन साहब की JDW ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को तफसीली सवालनामा भिजवाया शुगर के मामला के हवाले से, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर 21 जनवरी, जिस दिन हमने प्रोग्राम किया था और जिस प्रोग्राम पर जहांगीर तरीन साहब को एतराज़ था कि उनका मौक़िफ़ नहीं लिया गया, उस दिन भी हमने JDW ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को सवालनामा भिजवाया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। इसी तरह ज़ाती तौर पर भी हम जहांगीर तरीन साहब का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते रहे और उन्हें प्रोग्राम में आने की दावत देते रहे। जब चीनी की कीमतें बढ़ीं, गंदम का बहरान पैदा हुआ, तो 20 जनवरी 2020 को हमने जहांगीर तरीन साहब को उनके स्टाफ के ज़रिए प्रोग्राम में आने की दावत दी, तो उन्होंने जवाब दिया
कि जहांगीर तरीन साहब मसरूफ़ हैं, बहुत देर से आपकी तरफ से इनवाइट किया गया है। फिर उसी दिन हमने उनके स्टाफ से दरख्वास्त की कि हमें अगले दिन 21 जनवरी 2020 के लिए वक्त दे दें, जिसका मौजू भी बताया गया कि आपसे इत्तेहादियों के साथ मुज़ाकरात, चीनी की कीमतों में इजाफे और गंदुम के बहरान से मुतालिक बात करेंगे। यानी चीनी की कीमतों में इजाफे का वाज़े तौर पर हमने जो इनवाइट भेजा उन्हें, उसमें जिक्र किया गया। 21 जनवरी के जहांगीर तरीन के स्टाफ ने हमें जवाब दिया 21 जनवरी को कि फ़िलहाल वो इस्लामाबाद में नहीं है। फिर हमने उन्हें पेशकश की कि आप लोकेशन बता दें, हम अपना कैमरामैन और DSNG भिजवा देंगे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर आज हमने दोबारा उन्हें दावत दी कि चीनी की कीमतों से मुताल्लिक और कानूनी नोटिस जो आपने हमें भिजवाया है, इस प्रोग्राम में शिरकत करें और इस पे बात कर लें। तो उन्होंने जवाब दिया कि जहांगीर तरीन साहब सफ़र कर रहे हैं और चीनी की कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन से आप रब्ता कर लें। यानी हम बार बार रब्ता करते रहे। जिस प्रोग्राम पर उन्होंने एतराज़ किया कि हमने इस प्रोग्राम के लिए भी उन्हें दावत दी, मगर वो नहीं आए, लेकिन कानूनी नोटिस में उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हमने उन्हें कोई दावत ही नहीं दी। हमारे पास जहांगीर तरीन साहब से रब्तों के तमाम शवाहिद मौजूद हैं जो अदालत में पेश किए जाएंगे। और इस वक्त हम लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब के सवालों का जवाब दे रहे हैं। इस वक्त भी जहांगीर तरीन साहब इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करके अपने जवाबात दे सकते हैं, लाइव जवाबात दे सकते हैं। जहांगीर तरीन साहब हमसे माफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं, 14 दिन के अंदर माफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं। बसूरत दीगर वो हमारे खिलाफ हत्या की इज्जत का 1 अरब रुपए का मुकदमा दायर करेंगे। तो इस पर हमारा जवाब यही है कि हम इस प्रोग्राम पर कायम हैं, माफ़ी नहीं मांगेंगे, अदालत में कानूनी जंग लड़ेंगे। और जहाँ तक इस प्रोग्राम का ताल्लुक है, तो जहांगीर तरीन साहब के लिए ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। वो जब आना चाहें इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। पहले हम अपने 21 जनवरी के प्रोग्राम का जायज़ा लेते हैं, जिस पर जहांगीर तरीन साहब ने एतराज़ किया और निशानदेही की कि किन किन मकामात पर हमने उनका नाम लिया और उन पर इल्ज़ामात आयद किए। जहांगीर तरीन ने अपने नोटिस में हमारे प्रोग्राम के 8 हिस्सों की निशानदेही की। उनके एतराज़ात से पहले हमने अपने प्रोग्राम का इब्तिदाइया आपको बता देते हैं, जिसमें हम अपने इस प्रोग्राम के इब्तिदाइये में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि अभी तक ये नहीं पता चला कि चीनी किसने महंगी की और कितने पैसे कमाए और कैसे पता चले, क्योंकि जिस वज़ीर ने वज़ीर खुराक की हैसियत से ये मामलात यकीनी बनाने हैं कि चीनी की कीमतें ना बढ़ें, उनकी अपनी शुगर मिल्स हैं। मुख्तलिफ वज़रा पिछले 1 साल से कह रहे हैं कि जिस तरह चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं, शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन होगा, एक्शन होगा, मगर वो एक्शन नहीं हो रहा। शुगर माफिया मुसलसल चीनी की कीमतें बढ़ा रहा है, कोई पेशरफ नहीं हुई है। अब तक नहीं पता चल सका कि चीनी किसने महंगी की, किसने कितने रुपए कमाए, कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया। ये बात हमने प्रोग्राम की इब्तिदाइया में ही वाज़ेह कर दी थी कि इस मामले की अब तक तहकीकात नहीं हुई। बहरहाल जहांगीर तरीन साहब का पहला एतराज़ हमारे प्रोग्राम के दौरान ही है, 3 मिनट 42 सेकंड से लेकर 4 मिनट 15 सेकंड पर है, जो उन्होंने अपने लीगल नोटिस में बयान किया है। इस दौरानिए में हमने अपने प्रोग्राम में क्या मुद्दा उठाया था, आपको सुनवाते हैं। खुसरो बख्तियार साहब की अपनी शुगर मिले हैं। जहांगीर तरीन साहब जो इस सारे मामले से वाबस्ता हैं, ज़राअत के मामले से वाबस्ता हैं, उनकी अपनी शुगर मिले हैं। जहांगीर तरीन साहब जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हुकूमत के फैसले कर रहे हैं, 1 साल पहले उन्होंने गंदम की बरामद के लिए कोशिशें की और उसे यकीनी बनाया। फिर 1 साल बाद जब गंदम की बरामद की वजह से बहरान पैदा हो गया, तो उन्होंने गंदम की दरामद का ऐलान कर दिया। सीधा सादा वुज़रा के मफादात का मामला है। जहांगीर तरीन साहब के मफादात के मामले के हवाले से अपोजिशन सवाल उठा रही है, कैसे एक ऐसा वजीर जिसकी अपनी शुगर मिल्स हैं, वो कैसे चीनी की कीमतों को कंट्रोल में रख सकेगा? कैसे एक हुकूमती रुकन जिसकी अपनी शुगर मिल्स हैं, वो ज़रूरी पॉलिसीज तैयार कर रहा है? इस दौरान में हमने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जहांगीर तरीन साहब इस सारे मामले और ज़राअत के मामले से वाबस्ता हैं, उनकी अपनी शुगर मिल्स हैं। अब ये एक हकीकत है, इसमें कोई बात मफरूज़े पर मबनी नहीं है। साथ ही हमने आगे बढ़ते हुए ये भी कहा था कि जहांगीर तरीन साहब इस हुकूमत की दरामदात और बरामदात के फैसले कर रहे हैं, तो वो 1 साल पहले गंदम की बरामद के लिए सरगर्म हुए और अब 1 साल बाद गंदम की दरामद का ऐलान कर दिया। ये बात भी एक रिपोर्टेड फैक्ट है, हकीकत है। मार्च 2019 में एक्सप्रेस ट्रिब्यून में यह खबर शाया हुई कि हुकूमत चाहती है कि अफगानिस्तान को 20 लाख टन गंदम बरामद की जाए। इस मकसद के लिए तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन ने गंदम के एक्सपोर्टर से मुलाकातें की और फिर जब उन्होंने ट्रांसपोर्ट के मसले का जिक्र किया, तो फिर जहांगीर तरीन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, FBR के हुकाम और सिक्योरिटी फोर्सेस के नुमाइंदों से मुलाकातें की और यह फैसला किया गया कि पहले मरहले में तोरखम बॉर्डर पर, सरहद पर ट्रकों की आमद का जो दौरानिया है आमदोरफ्त का, वो 10-10 घंटे तक बढ़ाया जाएगा और फिर उसे अगस्त में 24 घंटे तक ले जाया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गंदम अफगानिस्तान बरामद की जा सके। इस खबर की बुनियाद पर हमने कहा कि जहांगीर तरीन साहब गंदम के बरामद के लिए सरगर्म हुए। ये रिपोर्टेड खबर है, अभी तक मौजूद है। और फिर गंदम दरामद करने का ऐलान ECC के फैसले से पहले ही जहांगीर तरीन साहब ने खुद ने कर दिया था। यानी ECC ने, हुकूमत ने फैसला नहीं किया था, जहांगीर तरीन साहब ने फैसला सुना दिया था।
फैसला कर लिया गया है दस्तूरी तौर पे कि गंदम की इंपोर्ट को ड्यूटी फ्री कर दिया जाएगा और वो इंशाल्लाह ताला 3 या 4 लाख टन जो भी फैसला करेगी ECC सोमवार को, उसके बाद से वो कराची भी आ सकती है और ये आनी पड़ेगी मार्च तक, ताकि जो जब हमारे अपना क्रॉप आए सिंध का तो वो मुतासर ना हो। तो ये सब फैसले हो गए इंशाल्लाह ताला। इससे आटे की कीमत काफ़ी नीचे आएगी क्योंकि सिंध हुकूमत को जल्द अज जल्द 3 लाख टन जो मौजूद है गंदम उसको उठाना चाहिए। जहांगीर तरीन के इस ऐलान के बाद वज़ीर खुराक ने ऐलान किया और फिर इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने उसकी मंजूरी दी, लेकिन जहांगीर तरीन साहब को हमारे प्रोग्राम के इस हिस्से पर एतराज़ है और उन्होंने अपने कानूनी नोटिस में खुद ये एतराफ़ किया है कि दरामदाद और बरामदाद के मामला, शुगर मिल्स की रेगुलेशन के मामला वफाकी और सूबाई काबीना के दायरे में आते हैं, मुतल्लिका महकमों और वज़रा के दायरे में आते हैं और जहांगीर तरीन साहब के पास ऐसे किसी भी फैसले का इख्तियार नहीं है। वो ये बात खुद अपने कानूनी नोटिस में कह रहे हैं। लेकिन गंदम दरामद करने से मुतालिक फैसला साजी काबीना करती है, मुतालिका वज़ीर यानी वज़ीर बराए खुराक जो खुसरो बख्तियार हैं वो करते हैं। लेकिन काबीना और ECC के फैसले से पहले ही 18 जनवरी को जहांगीर तरीन साहब ने गंदम दरामद करने के फैसले का बता दिया था। इस ऐलान के 2 दिन के बाद यानी 20 जनवरी को खुसरो बख्तियार ने गंदम दरामद करने का ऐलान किया। जो हमारा गंदम की तकरीबन 12 लाख टन पैदावार कम हुई मौसमी हालात की वजह से। तो टारगेट था अप्रैल में, आपको याद होगा मार्च अप्रैल में बारिशों ने, तो इनको देखते हुए ये भी हमने फैसला कर लिया है कल हम ECC से कि हम इंपोर्ट करेंगे ताकि क्लाइमेट चेंज जो दुनिया में एक बहुत ज़्यादा असर छोड़ रहा है उसका भी अगर खुदा न खास्ता इस साल भी अगर कोई असरात हो तो हमारे पास वो बफर स्टॉक होना चाहिए। अगर जहांगीर तरीन साहब काबीना का हिस्सा नहीं है, वजारत उनके पास नहीं है, इख्तियारात उनके पास नहीं हैं, तो वो ऐलान किस तरीके से कर रहे थे? ECC के फैसले से पहले ऐलान कर दिया, जिससे सवाल ये उठता है कि वो हुकूमत के इतने अहम फैसले से मुतालिक कैसे जानते थे जिसकी मंजूरी ECC ने उस वक्त दी भी नहीं थी। ये सवाल भी उठने लगे कि क्या ECC एक रबर स्टैंप इदारा है जिसके इजलासों से पहले ही जहांगीर तरीन साहब अहम फैसलों का ऐलान कर रहे हैं। फिर 13 अप्रैल 2019 को डॉन अखबार में जहांगीर तरीन का यह बयान छाया हुआ कि काश्तकारों को गंदम की अच्छी कीमत मिलेगी। 2 जुलाई 2019 को यह खबर छाया हुई कि जहांगीर तरीन ज़रई पॉलिसी का ऐलान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ज़रई मंसूबों पर 309 अरब रुपए खर्च होंगे। हैरानकुन तौर पर चीनी की इंडस्ट्री का हिस्सा होने के बावजूद जहांगीर तरीन कॉटन यानी कपास की पॉलिसी बना रहे हैं। वो चीनी की इंडस्ट्री जिसे जनूबी पंजाब में कपास की फसल बर्बाद करने का कसूरवार ठहराया जाता है और इसी जनूबी पंजाब में जहांगीर तरीन साहब की भी शुगर मिल्स हैं जिनकी कैपेसिटी भी उन्होंने बढ़ा दी थी और ये सब रिपोर्टेड खबरें और हकाइक हैं। इसी तरह जहांगीर तरीन साहब ने हमारे प्रोग्राम के दौरान ये 6 मिनट से लेकर 6 मिनट 48 सेकंड के हिस्से पर इल्ज़ाम लगाया। इस हिस्से में हमने कहा था कि और जो मामला उठाए थे वो पहले आपको सुनवाते हैं। बजट में हुकूमत ने चीनी पर सेल्स टैक्स को 8% से बढ़ाकर 17% किया, जिसके बाद चीनी की कीमत में 4 रुपए फी किलो तक इजाफा हुआ। तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने चीनी की कीमत में इजाफे का ताल्लुक खुद अपनी ही हुकूमत पर लगाए गए सेल्स टैक्स के इजाफे से जोड़ दिया। मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि ये जो चीनी की कीमत बढ़ी है इससे हुकूमत ने टैक्स लगाया तो चीनी की कीमत बढ़ी है। ये पैसा जो टैक्स का है ये हुकूमत को जा रहा है, ये मुझे नहीं आ रहा, ये शुगर मिल वालों को नहीं आ रहा। ये बड़ी गलत फहमी है, ये लोग इसको फैला रहे हैं। जो भी पैसा इजाफी आ रहा है वो हुकूमत को जा रहा है, वो किसी प्राइवेट सेक्टर पे नहीं जा रहा। प्लेटफॉर्म तहरीक इंसाफ की हुकूमत का, जहांगीर तरीन साहब का कारोबार चीनी का कारोबार और दिफा कर रहे हैं चीनी की कीमतों में इजाफे का। प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं हुकूमत का। ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हो रहा है। ये हकीकत पर मबनी एक राय थी। हमने प्रोग्राम के इस हिस्से में ये दिखाया कि जहांगीर तरीन साहब हुकूमती प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके चीनी की कीमतों में इजाफे का दिफा कर रहे हैं और अपनी जमात की हुकूमत के आयद किए गए टैक्सेस को उसकी वजह करार दे रहे हैं, अपनी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हालांकि हुकूमत का दिफा करने के लिए बैठे हैं। इसी प्रोग्राम में हमने जहांगीर तरीन साहब का ये क्लिप भी चलाया जहां वो ये सब कुछ हुकूमती इदारे यानी प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में बताते हुए नजर आए और उनके साथ उस वक्त के वज़ीर खुराक भी बैठे हुए हैं। तो एक सियासतदान जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ना अहल कर चुकी है, वो ना तो मुंतखब हैं, ना वज़ीर हैं, ना ही मुशीर हैं, वो PID में बैठकर हुकूमत की तर्जुमानी करते हुए चीनी की कीमतों में इजाफे का दिफा कर रहे हैं और इसका इल्ज़ाम भी उसी हुकूमत पर लगा रहे हैं जिसकी तर्जुमानी वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करने आए हैं। तो इस पूरे मामले पर इसके अलावा और क्या कहा जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद जहांगीर तरीन साहब ने जो नोटिस में मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि उनके पास तो फैसला साजी से मुताल्लिक़ कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन हुकूमत के अहम मामलात की अहम फैसला साजी में वो नज़र भी आ रहे हैं, आवाम को वो बताते भी नज़र आ रहे हैं। बहरहाल अपने कानूनी नोटिस में जहांगीर तरीन ने सिर्फ 6 मिनट से 6 मिनट 48 सेकंड का हवाला दिया, लेकिन हमने
अपने इस प्रोग्राम में, जिस पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, आगे भी बहुत कुछ दिखाया था। हमने इस प्रोग्राम में 6:50 से लेकर 7:36 तक वफाकी वजीर बराए रेवेन्यू के वो बयान दिखाए थे जिसमें उन्होंने चीनी की कीमतों में इजाफे से मुतालिक कहा था कि टैक्स की वजह से नहीं कीमतों में इजाफा, बल्कि दूसरी वजूहात की वजह से हुआ है। टैक्स तो 3 से साढ़े 3 रुपये का लगा है, चीनी की कीमत 20 से 25 रुपये बढ़ गई। जहांगीर तरीन साहब ने साफ अल्फाज में कहा कि चीनी की कीमत में इजाफा हुकूमती टैक्स की वजह से हुआ, मगर वफाकी वजीर हम्माद अजहर से जब चीनी की कीमत में इजाफे का पूछा गया तो उन्होंने बताया कि चीनी की कीमत में इजाफे का ताल्लुक टैक्स से नहीं है। चीनी की कीमत में 20 से 25 रुपए का इजाफा हुआ है, जबकि टैक्स सिर्फ 3.5 रुपए का है। मैंने तो अपनी जो वाइंडिंग अप स्पीच थी उसमें जिक्र किया कि शुगर की जो कीमत है वो पिछले 3 माह में 20 से 25 रुपए बढ़ी है। टैक्स हम अब लगा रहे हैं 3.5 रुपए किलो, और अपोजिशन कह रही है कि ये टैक्स लगाने की वजह से। देखें, इन्फॉर्म डिबेट होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी चीज़ की कीमत बढ़ी है तो क्यों बढ़ रही है। अगर आप तशख़ीस ही गलत करेंगे तो आपकी पॉलिसी इंटरवेंशन जो है वो तो 100% ही गलत होएगी ना। इसलिए ये टैक्सेस का इससे कोई ताल्लुक नहीं। हमने टैक्सेस नहीं लगाए इन अशिया के ऊपर। अगर डिवैल्यूएशन की वजह से कीमतें बढ़ी हैं या कोई और बढ़ी है, किसी और वजह से बढ़ी है, तो उसके ऊपर हम सूबाई हुकूमतों के साथ बैठ के पूरी लाहेअमली बनाएंगे। तरीन साहब चीनी की कीमतों में इजाफे की वजह हुकूमती टैक्सेस को करार देते रहे, जबकि वफाकी वजीर बराए रेवेन्यू हुकूमत का दिफा करते हुए नजर आए। अहम बात यह है कि हम्माद अजहर ने 30 जून 2019 को चीनी की कीमतों में इजाफे से मुतालिक हुकूमती पोजीशन वाजे की। ऐसा लग रहा था जहांगीर तरीन को जवाब दे रहे हैं, लेकिन जहांगीर तरीन हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद करते रहे और शुगर मिल मालिकान के मफादात यानी अपने मफादात का दिफा करते रहे। और हम्माद अजहर की वजाहत के 2 दिन बाद यानी हम्माद अजहर बता चुके थे कि हुकूमत जिम्मेदार नहीं है चीनी की कीमतों में इजाफे का, मगर उसके 2 दिन बाद 2 जुलाई को जहांगीर तरीन दिफा कर रहे थे शुगर इंडस्ट्री का, ना कि हुकूमत का, मगर प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे थे हुकूमत। मैं आपको याद कर दूं कि ये जो चीनी की कीमत बढ़ी है, इससे हुकूमत ने टैक्स लगाया तो चीनी की कीमत बढ़ी है। ये पैसा जो टैक्स का है ये हुकूमत को जा रहा है, ये मुझे नहीं आ रहा, ये शुगर मिल वालों को नहीं आ रहा। ये बड़ी गलत फहमी है जो लोग इसको फैला रहे हैं। जो भी पैसा इजाफी आ रहा है वो हुकूमत को जा रहा है, वो किसी प्राइवेट सेक्टर पर नहीं जा रहा। आगे जहांगीर तरीन साहब ने हमारे प्रोग्राम के दौरान ही 14 मिनट 13 सेकंड से लेकर 14 मिनट 29 सेकंड के हिस्से पर भी एतराज़ उठाया। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का क्लिप चलाया था, जिसमें उन्होंने उमनी ग्रुप की शुगर मिलों को सब्सिडी के पस मंज़र में ये बात कही थी कि सिंध हुकूमत ने सब्सिडी तो जहांगीर तरीन को भी दी। क्या जहांगीर खान तरीन शुगर मिल नहीं चलाता? क्या जहांगीर खान तरीन ने हमसे सब्सिडी नहीं ली शुगर मिल के लिए? उसको नहीं मिली। प्रोग्राम के इस हिस्से पर भी जहांगीर तरीन साहब को एतराज़ है। मुराद अली शाह साहब का पुराना इंटरव्यू हमने चलाया, उस पर भी उनकी तरफ से हमें लीगल नोटिस भेज दिया गया है। हालांकि हमने एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह और वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहजाद अकबर का क्लिप भी चलाया था, और इससे पहले चलाया था, जिसमें उनका कहना था कि तमाम शुगर मिलों को दी जाने वाली सब्सिडी की तहकीकात होनी चाहिए और ये सब आसानी से पता चल सकता है, और शुगर मिल मालिकान को माफिया भी करार दिया। साहब, तो फिर देखें ना, आपका और मेरा इत्तफाक हो गया इस बात के ऊपर, तो फिर इस बात पे उम्मीद की जाए ना कि आप इसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। आपने कहा ये काम आपने मेरे ऊपर छोड़ा हुआ है, आपका काम ये तो नहीं है ना कि आप सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ तहकीकात की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे। जो पूरे के पूरे कौम का पैसा लूटते हैं, जो माफिया, सबके खिलाफ फिर आप काम करेंगे। जितनी शुगर इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में लगी हुई हैं, सब की एक्सपोर्ट का जो सब्सिडी है उसका ऑडिट होना चाहिए, और ये कोई बड़ा लंबा काम नहीं है, ये तो बड़ा सिंपल सा काम है। आप उनकी एनुअल रिपोर्ट्स के मुताबिक देखें सब्सिडी कितनी की है। केन कमिश्नर एक इदारा होता है, एक एक्सपोर्ट वाला है, एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, और एक ये पराल का डेटाबेस है। तमाम से आप रिकॉर्ड मंगवा लें, आपको पता लग जाएगा जहाँ पे जोल नज़र आएगी, और आई एम श्योर कि इसके अंदर फ्रॉड नज़र आएगा। मगर जहांगीर तरीन साहब ने हमें भेजे गए कानूनी नोटिस में मिर्ज़ा शहजाद अकबर का कोई तस्करा नहीं किया। इसी तरह जहांगीर तरीन साहब ने हमारे प्रोग्राम के दौरान ये 15 मिनट 13 सेकंड से लेकर 15 मिनट 22 सेकंड पर एतराज़ किया, जिसमें हमने नैब की 2007 की तहकीकात अवाम के सामने रखी थी। रिपोर्ट में खास तौर पर जहांगीर तरीन, हुमायूं अख्तर, चौधरी शुजात हुसैन, अनवर चीमा, मियाँ अजहर, मियाँ अल्ताफ सलीम और नसरुल्लाह दरेशक का नाम लिया गया। अब ये भी एक रिपोर्टेड फैक्ट है। हम वाज़े तौर पर इस रिपोर्ट के हवाले से हमने कहा था कि नवाज शरीफ, हासिल जरदारी, शहबाज शरीफ, हुमायूं अख्तर, शुजात हुसैन नैब की इस रिपोर्ट में मुलजिम थे। जो बात हमने कही वो एक शायाशुदा स्टोरी है, अखबारों की वेबसाइट पर मौजूद है, इसका कोई भी जाकर जायज़ा ले सकता है। तो प्रोग्राम के इस हिस्से पर भी हम कायम हैं और इससे दस्तबरदार नहीं होंगे। इसकी तफसीलात भी हम अपने प्रोग्राम में बता चुके थे। हुकूमत इस माफिया के आगे बेबस है। माजी में शुगर माफिया के खिलाफ तहकीकात हुई, मगर वो तहकीकात भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। इससे शुगर माफिया की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। 2006 में
चीनी की कीमतों में 100 रुपए से भी चीनी की कीमतें बढ़ गई थी, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, नैब को तहकीकात का हुक्म दिया। फिर 9 अगस्त 2007 को नैब ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में शुगर इंडस्ट्री में ज्यादातर सियासतदान हैं, उनमें कुछ हुकूमत में होते हुए भी जखीरा अंदोजी में मुलव्विस हैं। रिपोर्ट में खास तौर पर जहांगीर तरीन, हुमायूं अख्तर, चौधरी शुजात हुसैन, अनवर चीमा, मियां अजहर, मियां अल्ताफ सलीम और नसरुल्लाह दरेशक का नाम लिया गया और बताया गया कि इन सियासतदानों की 12 मिल्स चीनी की जखीरा अंदोजी में मुलव्विस हैं, बल्कि 70% जखीरा अंदोजी इन मिल्स ने की। इसके अलावा नैब रिपोर्ट में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की शुगर मिल्स पर भी इल्जाम लगाया गया कि उनकी शुगर मिल्स 1 लाख टन चीनी जखीरा करने में मुलव्विस थी। नैब ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि उन पर तहकीकात खत्म करने के लिए दबाव है, और जब नैब ने तहकीकात का ऐलान किया तो शुगर मिल मालिकान ने यह तासुर पैदा किया कि इससे चीनी की कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी। ये थी नैब की रिपोर्ट जो उसने 2007 में सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई, मगर बाद में नैब अपनी रिपोर्ट से ही पीछे हट गया। 25 सितंबर 2009 को नैब ने सुप्रीम कोर्ट में एक और रिपोर्ट जमा कराई और कहा कि 2006 में आने वाले चीनी के बहरान में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी समेत बाअसर सियासी अफराद की शुगर मिल्स मुलव्विस नहीं। नैब ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने माजी में इस मामले पर ना कोई तहकीकात की, ना ही रिपोर्ट जमा कराई। इस हवाले से डॉन अखबार ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि नैब के जराये ने इस बात की तस्दीक की कि नैब ने तहकीकात शुरू की थी, मगर बाद में उस वक्त के सदर परवेज मुशर्रफ के दबाव पर तहकीकात को बंद कर दिया गया, क्योंकि वो काफ लीग के कुछ रहनुमाओं को बचाना चाहते थे और वो बहुत सारे रहनुमा तहरीक इंसाफ की हुकूमत में वजीर हैं और फिर तहकीकात नहीं हो पा रही। और फिर 2006 में चीनी के बहरान के किरदारों का पता नहीं चल सका, आज भी नहीं पता चल रहा। क्या इस बार वैसा ही होगा, या फिर जो बार बार माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की दावे करते हैं वजीर आज़म इमरान खान, उस पर कुछ ना कुछ अमल भी होगा। शरीफ खानदान, जरदारी साहब, चौधरी बरादरान, सबका हमने बताया था। इसी तरह जहांगीर तरीन साहब ने हमारे प्रोग्राम के दौरान ही 17 मिनट 41 सेकंड से लेकर 17 मिनट 47 सेकंड पर एतराज़ किया था और उस पर हमने क्या कहा था वो भी आपको सुना। चाहे शरीफ खानदान हो, चाहे जरदारी खानदान हो, चाहे जहांगीर तरीन साहब हो या तहरीक इंसाफ के दूसरे रहनुमा हो, खुसरो बख्तियार साहब हो, वो सब चीनी के कारोबार से जुड़े हुए। इस हिस्से में भी जो बात की गई वो कोई इल्ज़ाम नहीं है, बल्कि एक हकीकत है। हमने ये कहा कि बड़ी बिजनेस फैमिलीज जैसे कि मंशा ग्रुप, टब्बा ग्रुप, दाऊद ग्रुप चीन के कारोबार में नहीं है, तो बड़े सियासी खानदान जैसे कि शरीफ खानदान, जरदारी खानदान, उनके दोस्त तरीन साहब चीनी के कारोबार में क्यों हैं और इसकी क्या वजह है। शुगर मिल मालिकान को उतनी सहूलत क्यों फराहम की जाती है, क्योंकि इस इंडस्ट्री से बड़े बड़े सियासी नाम, सियासी ख़ानदान जुड़े हुए हैं और हैरानकुन तौर पर बड़े कारोबारी ख़ानदान इस इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है। जो पाकिस्तान के बड़े कारोबारी नाम हैं उसमें से कोई भी शुगर इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के जो बड़े सियासी नाम हैं, चाहे शरीफ ख़ानदान हो, चाहे जरदारी ख़ानदान हो, चाहे जहांगीर तरीन साहब हो या तहरीक इंसाफ के दूसरे रहनुमा हो, खुसरो बख्तियार साहब हो, वो सब चीनी के कारोबार से जुड़े हुए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वजह है कि पाकिस्तान में शुगर इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी बिजनेस फैमिलीज नहीं है। निशाद ग्रुप, लकी ग्रुप, दाऊद ग्रुप इस कारोबार में नहीं है। महज सियासी खानदान या उनके दोस्त ही शुगर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। आसिफ अली जरदारी की शुगर मिले हैं, शरीफ खानदान की शुगर मिले हैं, जहांगीर तरीन साहब की शुगर मिले हैं, तमाम सियासी जमातों के सरकर्दा लोगों की शुगर मिले हैं। और दौर किसी का भी हो, इक्तिदार किसी का भी हो, चाहे जनरल मुशर्रफ का हो, पीपल्स पार्टी का हो, नून लीग का हो या तहरीक इंसाफ का हो, सब अपना असर व सुख इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते हैं और तहकीकात नहीं होने देते हैं। हमने साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार से 2017 में किए गए इंटरव्यू का क्लिप भी चलाया था और हमारे इसहाक़ डार साहब के साथ मुतादिद क्लिप मौजूद हैं जिसमें उन्होंने बार बार कह रहे हैं कि कपास की जो पैदावार है वो मुसलसल मुतासिर हो रही है, गन्ना ज़्यादा पैदा हो रहा है जिसका मुल्क को नुकसान है, पाकिस्तान को अब कपास इंपोर्ट करनी पड़ती है। मुतादिद हमारे इंटरव्यूज़ मौजूद हैं इसहाक़ डार साहब के साथ, और सिर्फ डार साहब ही नहीं, जब वो वज़ीर ख़जाना थे बल्कि शुगर इंडस्ट्री से भी हमने बार बार ये सवाल उठाया। हम बार बार ये कहते रहे कि अगर पाकिस्तान की मईशत को बढ़ना है तो पाकिस्तान को अपनी सिमत दुरुस्त करनी होगी, और ये सवाल हमने उस वक्त जो शुगर मिल एसोसिएशन के सदर थे उनसे भी उठाया था, उनसे भी सख्त सवाल किए थे। पूरा इंटरव्यू आप जाकर सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, उसका कुछ क्लिप देख लीजिए। जितनी पाकिस्तान की डिमांड है उतनी आप चीनी पैदा करते हैं। सियासी इन्फ्लुएंस में शुगर मिलों की तादाद डबल हो गई, शुगर मिलर्स की कैपेसिटी डबल हो गई। तरीन साहब जब मिनिस्टर थे, तरीन साहब अपनी कैपेसिटी बढ़ा बढ़ा के 60,000 टन तक ले गए। 2006 में उन्होंने नई मिलों पर पाबंदी लगा दी ताकि वो अपने आप को सेफगार्ड कर सकें। शरीफ खानदान अगर हुकूमत में आया है तो वो रिलोकेट करना चाहते हैं और मनूवर करना चाहते हैं। सिंध में जरदारी साहब और उनके दोस्तों का जो हाल है, तो एक ऐसे पूरे सिनेरियो में 2015-2016 में आपने गवर्नमेंट से इजाजत ली, उन्होंने आपको इजाजत दी, 6.5 अरब रुपए की हुकूमत ने सब्सिडी दी।
वो आपकी जेब में गया। और आपने जो डोमेस्टिक प्राइस थी उसके बावजूद वो 50 रुपए से 65 रुपए कर दी। यानी पहले हुकूमत से कहा कि बहुत ज्यादा चीनी हो गई, एक्सपोर्ट करने दें, हुकूमत ने एक्सपोर्ट करने दी, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम थी, आपको सब्सिडी भी दी, और आपने फिर सप्लाई कम करके और डिमांड बढ़ा के डोमेस्टिक मार्केट में भी ज्यादा कर दी। ये तो करते हैं। देखें बात ये है कि ये सारी बातें जो है ना, ये मिसपरसेप्शन है। ये आप इसको प्लीज़ अप्रिशिएट करने की कोशिश करें कि जितनी भी अदायगी होती है, रिबेट हमने ली, हमें तो गन्ने की कीमत हमारी पूरी नहीं हो रही थी, तो हमने तो गवर्नमेंट से जो रिबेट ली, हमने तो गन्ने वालों की अदायगी की। गन्ने वालों की अदायगी की तो फसल यहाँ पे बम्पर हुई, जिस फसल बम्पर की वजह से हम वी आर ओब्लाइज्ड टू क्रश द एंटायर शुगर क्रॉप। तो अब हमने जो सरप्लस बना है उसको हमने एक्सपोर्ट भी करना है। वो अगर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो ग्रोअर की पेमेंट नहीं हो सकती। तो किसी इंडस्ट्री को क्यों आपने सरप्लस क्रिएट करना है? गन्ना इतना पानी पी जाता है, दूसरी फसलों को उससे नुकसान होता है। जितनी पाकिस्तान की डिमांड थी उस हिसाब से आप एक्सपेंड करते, क्योंकि वो सियासतदान जो इन्फ्लुएंस में थे उन्होंने इतनी सारी एक्सपेंशन करा दी है। जहांगीर खान तरीन साहब ने इतनी एक्सपेंशन की है जब वो मुशर्रफ साहब की काबीना में मौजूद थे। जरदारी साहब ने, उनके दोस्तों ने सिंध में इतनी ज्यादा एक्सपेंशन की है। शरीफ खानदान की तरफ से वो रिलोकेशन और एक्सपेंशन के इतने सारे मामला हैं। जिम्मेदार तो उसी क्रॉप में ही जाएंगे ना जो रेम्यूनरेटिव क्रॉप है, जिसमें उनको पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, उसी को ही वो जिम्मेदार फसल लगाएंगे ना जी। जमींदार इसलिए जाएगा ना, जमींदार को नजर आ रहा है, जमींदार दूसरी फसल में क्यों जाएगा? 8.6% आपकी इतनी सारी नुकसान पहुंचा के दूसरी इंडस्ट्री को आपका कंट्रीब्यूशन है। आपकी वैल्यू एडिशन क्या है? गन्ने से आप चीनी बनाते हैं, इसके अलावा कोई काम दूसरा हो नहीं सकता। टेक्सटाइल में अगर कॉटन उगेगी, मुल्क को फायदा होगा, एक पूरी सप्लाई चेन है, वैल्यू एडिशन होती है। आपकी इंडस्ट्री को बंद करने की बात नहीं हो रही है, मगर आपकी इंडस्ट्री को चलाने के लिए दूसरी इंडस्ट्री को बंद ना करने की बात हो रही है। सियासी इन्फ्लुएंस की वजह से ये हुआ है पाकिस्तान में। नहीं तो आप फिर इसको मुल्क में बंद करवा देना जी इंडस्ट्री को। आप फिर बंद करवा दें इसको इंडस्ट्री। मुसलसल हम कॉटन इंडस्ट्री के लिए, कपास की फसल के लिए सवालात उठाते आए हैं। 21 जनवरी के प्रोग्राम में जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, हमारे पास सबूत मौजूद हैं। हमने जहांगीर तरीन साहब को बुलाया था, वो नहीं आए, और अब सिर्फ हमारे प्रोग्राम नहीं, हमारे प्रोग्राम में चौधरी सरवर साहब ने आके कहा कि माफिया के हवाले से, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से तहकीकात होनी चाहिए। शेख रशीद साहब कह रहे हैं शुगर माफिया उन्हें धमकियाँ देता है, और जहांगीर तरीन साहब को हमने माजी में भी हमेशा बुलाया है, उनका मौक़िफ़ मालूम किया है, उनके इंटरव्यूज़ किए हैं। जब इनसाइडर ट्रेडिंग का और दूसरे इल्ज़ाम उन पर लग रहे थे, उस वक्त भी बुला के हमने उनके सामने सवालात रखे थे। मैं जानना चाहूँगा कि किसी भी डेवलप्ड मुल्क में, ज़ाहिर आप समझते हैं, आप इंटरनेशनली भी आपने काम किया होगा, एक तो आपकी कंपनी JDW शुगर उस कंपनी को खरीद रही थी, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास। दूसरे, आप हुकूमत के अहम वजीर, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास। फिर आप अपने फ्रंटमैन के जरिए शेयर्स एक्वायर करें, 7 करोड़ का मुनाफा हो, आप ही के वो नॉमिनी हो। ये सर ये कितना बड़ा क्राइम है? आपको नहीं लगता है बहुत बड़ा क्राइम आपकी तरफ से हुआ है? आप बिल्कुल बदल गए हैं तहरीक इंसाफ में आके, जो आप मुशर्रफ की कैबिनेट में होते थे। बिल्कुल सही कह रहा हूं, क्योंकि क्राइम होता है अगर मैंने उन बिजनेस की डील कर ली हो और मैंने शेयर बाद में खरीदे हो। मैंने कोई डील नहीं की थी, मैं मार्केट में शेयर खरीदता भी रहता हूँ, बेचता भी रहता हूँ, ये इसमें कोई इशू नहीं है। मैं बिजनेसमैन हूँ भाई, मैं सारे बिजनेस करता हूँ, स्टॉक मार्केट में भी मैं काम करता हूँ। तरीन साहब, अगर मैंने वो कंपनी खरीदी होती तो फिर बात होती। मैं अपने नाज़रीन को देखेंगे, मैं अपने नाज़रीन को एक्सप्लेन करता हूँ, कोई प्रूफ नहीं है। मैं अपने नाज़रीन को एक्सप्लेन करता हूँ। आज एग्रो केमिकल्स के रिजल्ट्स आए हैं। अगर कल या परसों 2 या 3 दिन पहले किसी को ये इन्फॉर्मेशन लीक की जाती, हुई नहीं है, लीक की जाती, और वो पहले खरीद लेता या बेच देता अपने शेयर, उसको पता होने की वजह से कि रिजल्ट क्या आएंगे, तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग होती। हालांकि रिजल्ट्स अनाउंस नहीं हुए थे। PTCL बिका, एतिसलात ने खरीदा, $2 अरब की डील हुई। डील से पहले अगर किसी गवर्नमेंट मिनिस्टर को पता होता कि डील होने वाली है और वो मार्केट में खरीद लेता, ये इनसाइडर ट्रेडिंग होती। तो आपकी डील हुई थी या नहीं हुई थी? आपको पता था कि आप वो खरीदने जा रहे हैं, और आपने ये स्टॉक मार्केट में जाके इतनी सारी 500-600 लिस्टेड कंपनीज में से यही खरीदी और मुनाफा कमाया। इनसाइडर ट्रेडिंग है तरीन साहब। नहीं, नॉट एट ऑल। मैंने कोई ऐसी एक तो ये इसमें हुकूमत का कोई दखल नहीं था, दिस इज अ प्राइवेट बिजनेस, मगर कोई डील नहीं हुई थी। मैं इस तरह के और भी शेयर लेता था, बेचता था, लेता था, बेचता था। मुझे इन्फॉर्मेशन इनसाइड ट्रेडिंग की नहीं थी कोई इन्फॉर्मेशन। मैंने इस कंपनी से बात भी नहीं की थी। आई हैड एब्सोल्युटली नो डीलिंग विद देम, नो कॉन्वर्सेशन विद देम। कभी हुए कोशिश भी नहीं की थी लेने की। मैंने तो शेयर खरीदे थे। उसके बाद बहुत 8 महीने बाद फिर कंपनी मैंने खरीदी थी, 8 या 9 महीने के बाद। आप कह रहे हैं कि आपने खुद ने वॉलंटियर, ये इंक्वायरी शुरू हुई, इंक्वायरी इनिशिएट हुई, इंक्वायरी इनिशिएट होने के बाद आपने पैसे वापस किए। जब आपके तक ये बात पहुंची, उसके बाद आपने 7 करोड़ रुपए वापस किए, यानी कि एस्टैब्लिश थे कि ये काम हुआ था। ना, बिल्कुल गलत। मेरा वो खत है जिसके अंदर मैंने तमाम डिटेल लिखी हुई है
कि जनाब ये इस तरह हुआ था, इसमें कोई रॉन्ग डूइंग नहीं है, इसमें बिल्कुल कोई चीज़ नहीं है, मैंने कभी कुछ ऐसी चीज़ नहीं की वगैरह 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 वगैरह। मगर क्योंकि मैं मिनिस्टर हूँ, मेरे लिए आई एम शुड बी जज बाय द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स। तो मैं, आप समझते हैं कि मैंने पैसे के लिए किया था? नॉट एट ऑल। ये पैसे आपको मैंने वापस कर दिए। तरीन साहब, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कल आती है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कल आती है और बिल्कुल हुकूमत का कोई किरदार ना हो, मेरा भाई या मैं एक इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं और स्टॉक मार्केट से मेरे इल्म में आ जाए, मुझे इन्फॉर्मेशन हो और मैं जाके स्टॉक मार्केट से शेयर्स खरीद लूं, बाद में मुनाफा कमा लूं, आप मुझे माफ करेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि आपके नज़र में ये सही प्रैक्टिस है, ये इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं है। आप ये कह रहे हैं, आप एक बहुत बुनियादी बात गलत कर रहे हैं। आप बार बार कह रहे हैं आपको पता हो ये होने वाला है, पता हो ये होने वाला है। मैंने कोई इस तरह की बात नहीं थी, मुझे कुछ पता नहीं था क्या होगा। 8 महीने पहले मैंने और भी शेयर खरीदे होंगे। तो तरीन साहब, अगर नहीं था और आपको लग रहा था आप सही काम कर रहे हैं तो अपने नाम पर खरीदते, अपने गार्डनर और कुक के नाम पे क्यों खरीदे सर? अगर सही काम था अपने नाम पे खरीदते, अपने मालिक के नाम पे क्यों खरीद रहे थे? नॉमिनी नहीं, नॉमिनी शेयर होल्डर के थ्रू, और पैसा उनको जो था वो सब जायज़ था, तमाम पैसा जायज़ था, सब वाइट मनी था, सब कुछ था। मगर ये है कि मैं कई दफ़ा लोग बिजनेसमैन नॉमिनीज के नाम पे लेते हैं, नॉमिनीज में कोई इशू नहीं है। उन्होंने माजी में भी बुलाया था, अब भी जहांगीर तरीन साहब को बुलाते हैं, मुस्तकबिल में भी वो प्रोग्राम में आकर जवाब दे सकते हैं और अदालत को बिल्कुल जाएं। माफ़ी हम नहीं मांगेंगे, हम अपने प्रोग्राम पर कायम हैं। वो अदालत जाएंगे, अदालत में उस केस का सामना करेंगे, वो बिल्कुल अदालत जाएं, उस प्रोग्राम पर हम अपने कायम रहेंगे। प्रोग्राम में आना चाहें, जब चाहें आ सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।